Hi humans, welcome back to Humanities. This is your geography educator Ananya Sharma. In this video, we are going to have a one-shot explanation of chapter number 7, that is transport and communication. ये चैप्टर उन चैप्टर्स में से एक है जो कि बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। मुझे भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में काफी डिफिकल्टी हुई थी इस चैप्टर को मेमोराइज करने में। So, through this video, I will try my best to break this chapter and make this chapter super easy for you. एक एडवाइस है मेरी, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सब अपने पास एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए और साथ के साथ नोट्स फॉर्म कीजिए स्पेशली फॉर दिस चैप्टर। इससे आपकी जो रिकॉल करने की पावर है ना वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन को। सबसे पहले तो सिग्निफिकेंस बताई गई है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एज वेल एज ट्रेड की। तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, एज वेल एज मार्केट जो है ना, इट इज वेरी रेयरली फाउंड इन वन प्लेस। ऐसा बहुत ही कम होता है कि ये तीनों चीजें हमें एक ही सेंटर पर मिल जाए। इसीलिए ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं लिंक्स बनाने के लिए। किसके बीच में लिंक बनाने के लिए? प्रोड्यूसिंग सेंटर एंड कंज्यूमिंग सेंटर, इन दोनों के बीच में लिंक बनाते हैं टीटीसी या फिर डबल टीसी, जो कि है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। अब आगे यही समझाया गया है कि ट्रांसपोर्ट्स के और क्या क्या हमारे पास एडवांटेजेस है, एज वेल एज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड के क्या क्या यूसेज है। अब यहाँ पर पैराग्राफ को कंक्लूड किया गया है बहुत ही अच्छी लाइन से, जो कि आप अपनी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, जो कि है ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स द नेटवर्क ऑफ लिंक्स एंड कैरियर्स थ्रू विच ट्रेड टेक्स प्लेस। तो इसमें इंटर रिलेशन बताया गया है ट्रांसपोर्ट का एज वेल एज ट्रेड का, कि दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल कैसे हैं। आगे देखते हैं हम। अब जो ये मेरे नोट्स है ना, इसमें मैंने ट्राई किया है लाइंस को इंक्लूड करने का, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इसीलिए मैंने इसको ब्रेक डाउन किया है। इस पैराग्राफ की सभी इंपॉर्टेंट लाइंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ जो लोगों की है वो डिपेंड करती है कि उनके पास किस तरह की ट्रांसपोर्ट और किस तरह की कम्युनिकेशन है। अब मैंने नोट्स के ऊपर ना यहाँ साइड पर पेजेस भी लिख दिए हैं कि विच स्पेसिफिक पेज के ये नोट्स हैं। आगे चलते हैं हम स्पेसिफिकली, अब हम ट्रांसपोर्ट पर जंप कर जाते हैं कि ट्रांसपोर्ट क्या है। अब देखो, नोट्स की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ऐसे आप अपने आप को भी क्वेश्चन दे सकते हो बिफोर रीडिंग द पैराग्राफ कि ट्रांसपोर्ट पर है ये। तो अपना एटीट्यूड ऐसा रखो पैराग्राफ पढ़ने से पहले दैट यू हैव टू मेक अ आंसर आउट ऑफ दिस। ओके, तो हम पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। तो बेसिकली देखो, ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है या फिर एक फैसिलिटी है for the carriage of persons, goods from one place to another. ओके, पर्सन और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय यूजिंग, किसको यूज कर व्हीकल्स को, एनिमल्स को, एज वेल एज ह्यूमंस को। ओके, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोड्स हैं जो ये हमें बता दिए गए हैं इन जनरल। आगे हम इसके पर्टिकुलर मोड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आगे बताया गया है कि रोड्स एंड रेलवेज फॉर्म अ पार्ट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में हमारे पास आ जाते हैं रोड्स एज वेल एज रेलवेज। शिपिंग एंड वाटरवेज, ये भी एक तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वेयर एज एयरवेज आर द अदर टू मोड्स। अब इनके अलावा एक और मोड है जो हो सकता है आपने न्यू सुना हो, जो कि है पाइपलाइंस। पाइपलाइंस भी आजकल एक सिग्निफिकेंट मोड हो गया है। जो ये पाइपलाइन है ये क्या कैरी करती है? ये पाइपलाइंस कैरी करती हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड ओर्स इन लिक्विफाइड फॉर्म्स। ओके, तो ये काम है पाइपलाइंस का। अब आगे यहाँ बताया गया है कि जो ट्रांसपोर्ट है ना, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सर्विस इंडस्ट्री। ये ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड सर्विस इंडस्ट्री है जो कि क्रिएट करी गई है टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ सोसाइटी, जिससे कि सोसाइटीज की जो नीड है वो फुलफिल हो सके। अब यहाँ बताया गया है कि जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है या फिर जो ट्रांसपोर्ट है, उनको
कुछ चीजें हैं जो जरूरी चाहिए होती हैं, वो मैंने नोट्स में भी एक्सप्लेन की है, एज वेल एज ये फ्लो चार्ट भी छोटा सा बनाया है, जो है आर्टरीज, व्हीकल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अब इनको ऑर्गेनाइजेशंस किस चीज के लिए चाहिए? तो इनको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सर्विसेज सच एज लोडिंग, अनलोडिंग एंड डिलीवरी। इन पर्पसेस के लिए ट्रांसपोर्ट को हमें लाइक ऑर्गेनाइज करने के लिए भी लाइक बहुत सारी हमें अरेंजमेंट्स करनी पड़ती हैं। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर अब बताया गया है एवरी नेशन हैज डेवलप्ड वेरियस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर डिफेंस पर्पसेस। अब कंट्री ने जो डेवलप करे हुए हैं ट्रांसपोर्ट्स, यहाँ नोट्स में देख लीजिए, डिफेंस पर्पसेस के लिए स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एज वेल एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इन चीजों के लिए ये सब लाइक अच्छे से डेवलप किया गया है। नाउ ये बॉक्स में एक हमें कंसेप्ट बताया गया है, सेवरल प्लेसेस nodes are joined together by series of routes links to form a pattern। यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू इस सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आगे हमारे पास आ जाता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लैंड है, वाटर है, एयर है, एंड जो हमने न्यू यहाँ पर पढ़ा है फॉर सम स्टूडेंट्स वो है पाइपलाइंस। आगे देखते हैं, देखो यहाँ नोट्स के थ्रू पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। अब जो ये लैंड, सी एंड एयर ट्रांसपोर्ट है ना, इसमें जो कॉमन चीज है वो ये आ जाती है कि ये यूज होते हैं टू कैरी पैसेंजर्स एज वेल एज फ्राइट। अब जो ये फ्राइट है ना, ये थोड़ा जोग्राफिकल वर्ड है फॉर गुड्स। अब आप लिखोगे गुड्स, ठीक है, और एक बच्चा लिखेगा फ्राइट। अब उससे डिफरेंस पता लगेगा कि किस बच्चे ने अच्छे से एनसीईआरटी को रीड किया है। फिर हम आ जाते हैं पाइपलाइंस पर। अब ये पाइपलाइंस कैरी करती हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड ओर्स इन लिक्विफाइड फॉर्म्स। और एक चीज कि ये सारे मोड्स इंट्रा रीजनल एज वेल एज इंटर रीजनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए वर्क करते हैं। अब जो ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं हूं यहाँ पर, मुझे जाना है इन माय फ्रेंड्स हाउस, ठीक है, मुझे अपने फ्रेंड के पास जाना है। तो अब मैं कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लूं, तो वो डिपेंड करेगा कई फैक्टर्स पर। सबसे पहला फैक्टर है टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसपोर्टेड। सबसे पहले मैं टाइप देखूंगी कि मेरे पास क्या बहुत सारा सामान है, क्या मुझे बल्क मटेरियल भेजना है या फिर क्या मुझे खुद जाना है। नंबर वन, मुझे यहाँ पर खुद जाना है इस सिचुएशन पे। सेकंड, अब मुझे खुद जाना है तो मेरे पास लैंड ट्रांसपोर्ट के काफी सारे डोर्स अनलॉक हो गए। मैं बाय कार जा सकती हूँ, बाय बस जा सकती हूँ, बाय हैविंग अ राइड जा सकती हूँ, या फिर मैं बहुत सारे लाइक रोड ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी चीजें होती है मैं वो सभी ले सकती हूँ। पर अब उन सब में से मुझे कोई एक चूज करनी है, तो उसके लिए फैक्टर आ जाता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि कौन सा कॉस्ट मेरे लिए मोस्ट प्लॉजिबल रहेगा। ओके, देन अब मेरे प्लॉजिबिलिटी में जो अब यहाँ पर आगे मेरे पास 5 मीन्स, ये जो 5 मीन्स है इनके सेम कॉस्ट लग रहा है जाने पे, तो अब मैं कौन सा चूज करूं। फिर इसमें थर्ड फिल्टर लग जाता है मीन्स अवेलेबल, कि इन तीनों में से मुझे सबसे पहले कौन सा अवेलेबल हो सकता है एज पर माई कन्वीनियंस। तो ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हम लाइक सिग्निफिकेंस क्या है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का। ओके, तो यहाँ पर यही सब बताया है, टाइप, कॉस्ट, मोड। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं इस चैप्टर को बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊं, दैट्स व्हाई मैं नोट्स के थ्रू आपको समझा रही थी। आगे चलें तो यहाँ पर अब ब्रेक डाउन क्या है कि कुछ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन स्पेशल जो चीजें करते हैं ये पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल मूवमेंट है ना वो होता है थ्रू ओशन फ्राइटर्स। ओशन फ्राइटर्स उसको करते हैं। जो रोड है, अगर रोड की सिग्निफिकेंस मैं आपको बताऊं तो वो चीप है, फास्टर है, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ज्यादा काम आती है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डोर टू डोर सर्विस सिर्फ और सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर आ जाता है रेलवेज। अब रेलवेज ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एज वेल एज बल्की गुड्स के लिए। एयर होती है पैरिशेबल, मतलब जो चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं एंड मुझे वो टुवर्ड्स अ लॉन्ग डिस्टेंस भेजनी है, तो उसमें बाय बस, बाय कार ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए फिर एयर यूज की जाती है। लाइट वेट चीजों के लिए एयर ट्रांसपोर्ट एज अ मोड यूज किया जाता है। देन वैल्यूएबल मटेरियल के लिए भी यूज किया जाता है।
ओके, यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको इजीली ब्रेक करके समझा दिया। अब आगे हमारे पास आ जाता है हिस्ट्री ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। तो इतने बड़े पैराग्राफ को हम अपने नोट से समझेंगे सबसे पहले। तो देखो यहाँ बताया है कि जो अर्लियर डेज है ना, सबसे पहले का जो समय था, उसमें ह्यूमंस देमसेल्व्स वर द कैरियर्स। इंसान खुद ही अपने चीजें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। आज के टाइम में इसका एग्जाम्पल दें तो वो हो जाता है पेलैंक्विन्स, ओके, बाय 4 पर्सन्स, ठीक है। या फिर यहाँ पर देखो आपको ये एग्जाम्पल्स दिए, मैं कोई अपने आप से नहीं बता रही, देखो पेलैंक्विन एंड खहर्स, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाते हैं। दूसरा हमारे पास देखो, अब फिर क्या हुआ, अब यहाँ पर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें टाइम के साथ आगे बढ़ना है। पहले ये होता था, फिर उसके कुछ समय बाद क्या हुआ, एनिमल्स को यूज किया गया एज बीस्ट ऑफ बर्डन। एनिमल्स को आज भी यूज किया जाता है, बट आफ्टर ह्यूमंस फिर एनिमल्स आए। ओके, ये वर्ड जो यूज किया है ना, बीस्ट ऑफ बर्डन, ये जरूर लिख के आइएगा अगर आपको आंसर राइटिंग में क्वेश्चन आता है। अब इसमें एग्जाम्पल दिए हैं कुछ, जैसे कि म्यूल्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स। फिर उसके बाद हो जाती है इन्वेंशन ऑफ व्हील, और इन्वेंशन ऑफ व्हील के बाद तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि अब कार्ट्स और वैगन्स को यूज किया जाने लगा था। फिर उसके बाद आती है रेवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट। वो कैसे आती है, जब इन्वेंशन होती है स्टीम इंजन की 18th सेंचुरी में। याद रखना, 18th सेंचुरी में आता है हमारा स्टीम इंजन। देन 1825 में फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन चलाई जाती है स्टॉकटन टू डार्लिंगटन। ओके, स्टॉकटन टू डार्लिंगटन चलाई जाती है 1825 में। इसके बाद क्या होता है, रेलवेज पॉपुलर हो जाते हैं 19th सेंचुरी में आकर, क्योंकि ये ओपन कर देते हैं कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स फॉर कमर्शियल ग्रेन इन यूएसए, मेनली यूएसए में। फिर उसके बाद आता है इंटरनल कंबशन इंजन, वो रेवोल्यूशनलाइज करता है ट्रांसपोर्ट को। अब यहाँ पर दो चीजें समझो, रेवोल्यूशन लाया इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, और दूसरी चीज हमारे पास रेवोल्यूशनराइज हुआ हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाय इंटरनल कंबस्टन इंजन। इसकी वजह से क्या हुआ, व्हीकल्स आए, बहुत ज्यादा व्हीकल्स डेवलप हुए, एज वेल एज जो रोड्स की क्वालिटी है वो भी बहुत ज्यादा इनहैंस हुई। आगे चलते हैं हम, जो न्यूअर डेवलपमेंट हुई है वो हुई है पाइपलाइंस में, रोपवेज में एंड केबलवेज में, ठीक है। देन पाइपलाइंस की अगर हम बात करें तो पाइपलाइंस लिक्विड्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, जैसे कि मिनरल ऑयल, वाटर, स्लज, स्वीयर, स्लरी, इन सारी चीजों को, ये बेसिकली लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए कुछ भी, तो पाइपलाइन के थ्रू वो लाइक एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं फ्राइट कैरियर्स। ओके, फ्राइट कैरियर्स देखो क्या है, रेलवेज, ओशन वेसल्स, बार्जेस, बोट्स, ये सारे इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो ओल्ड मीन्स थे ना, जो पहले के जमाने में यूज किए जाते थे, अर्ली डेज वाले, ये जो थे ये थोड़े महंगे होते थे। ओके, इनका एक्सपेंसिव होते थे, और जो ये लार्ज फ्राइटर्स हैं ये अब हमें चीप पड़ते हैं। ओके, चीप है ये। तो देखो यही सब यहाँ पर एक्सप्लेन किया, अगर आप इसको पढ़कर भी देखोगे ना, तो एक बार दोबारा इसको आप देख लो। यहाँ पर अब एक क्रोनोलॉजी के लिए एक बार हम दोबारा इसको देख लेते हैं। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं साथ में तो एक ऐसे चार्ट बना लो। सबसे पहले क्या था, ह्यूमंस देमसेल्व्स वर द कैरियर्स, फिर उसके बाद आए एनिमल्स, ये मैं आपके साथ रिवाइज कर रही हूँ इसको। फिर उसके बाद हो जाती है हमारी इन्वेंशन ऑफ व्हील, ठीक है, जिसकी वजह से आते हैं हमारे पास कार्ट्स एंड वैगन्स। फिर यहाँ पर आती है रेवोल्यूशन, जो कि आती है 18th सेंचुरी में बाय द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। ओके, इसके बाद इससे दूसरी चीज जो रिलेटेड है वो है 1825 में जो स्टॉकटन टू डार्लिंगटन फर्स्ट पब्लिक रेल चलाई गई। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है दोबारा से जो रेवोल्यूशन आती है वो 19th नहीं, दोबारा से जो रेवोल्यूशन आती है वो होती है हमारी कंबस्टन इंजन वाली, जिससे क्या होता है, रोड की क्वालिटी इनहैंस होती है, एज वेल एज व्हीकल्स जो है ज्यादा प्रेवलेंट हो जाते हैं। फिर यहाँ बताया हुआ है जो न्यू मोड्स हैं उसमें हमारे पास आ जाती है हमारी पाइपलाइंस एज वेल एज फ्राइट कैरियर्स। तो ये थी हमारी हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन।
आगे अब हमारे पास आ जाते हैं पैक एनिमल्स। पैक एनिमल्स का एग्जांपल दिया हुआ है, तो देखो हॉर्सेस को यूज किया जाता है ड्रॉट एनिमल्स की तरह इन वेस्टर्न कंट्रीज। कैमल को यूज किया जाता है इन डेजर्ट्स। म्यूल्स को यूज किया जाता है एम्फो म्यूल्स, एम्फो माउंटेन्स। डॉग्स को यूज किया जाता है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड साइबेरिया में टू ड्रॉ स्लजेस ओवर स्नो कवर्ड ग्राउंड्स। रेनडियर जो है, रेनडियर और डॉग्स, इन दोनों का यहाँ पे था कि ये दोनों इन जगहों पर यूज किए जाते हैं। बुलडॉग्स को यूज किया जाता है फॉर पुलिंग द कार्ट्स। आगे अब हम चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है रोड्स। यहाँ पे मैंने आपको इस फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पर रोड्स को एक्सप्लेन किया है, तो पहले हम नोट्स के थ्रू ही पढ़ेंगे। तो यहाँ बताया गया है जो रोड्स है ना, वो मोस्ट इकोनॉमिकल है शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, ठीक है। फिर दूसरी चीज हमारे पास रोड्स दो तरह की है, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड्स। यूज होती है टूरिज्म एज वेल एज ट्रेड और कॉमर्स के लिए भी। आगे चलते हैं तो यहाँ पर बताया गया है सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है, ओके। बट जो चीजें इसमें नहीं है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है एंड सर्विसेबल फॉर ऑल सीजन, ये हम नहीं कह सकते हैं। मैंने आगे इसके क्रॉस भी लगाया हुआ है यहाँ पर, वो मैं आगे आपको रीजन बताऊंगी। ये आगे रीजन आ गया क्योंकि ये हैंडीकैप्ड हो जाती है रेन के टाइम पर। बट बेटर देन अनमेटल्ड, जो मेटल्ड रोड्स है ना वो अनमेटल्ड से ज्यादा बेटर होती हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बट उसका हाई होता है, बट वो भी इनइफेक्टिव हो जाती है रेनी सीजन में। मतलब मेनली रोड्स ऑल सीजन्स के लिए सूटेबल नहीं है, ओके। तो रेन में क्या, रेन के लिए क्या सूटेबल है, तो यहाँ बताया गया है हाई एम्बैंकमेंट रेन ट्रैक्स, एफिशिएंटली मेंटेन, ठीक है। रेल किलोमीटर स्मॉल होती है, सर्व नीड्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज एज वेल एज इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम होती है। आगे ये बताया गया है कि जो गुड क्वालिटी रोड्स होती है ना वो यूनिवर्सल नहीं है। क्वालिटी ऑफ रोड जो है ना वो, उसकी थोड़ी कंस्ट्रक्शन हाई होती है एज वेल एज मेंटेनेंस भी, एक्सपेंडिचर भी फिर ज्यादा हो जाता है। वेयर एज जो डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज की अगर हम रोड देखें तो वो एक जैसी नहीं है, ओके। डेवलप्ड कंट्रीज में लॉन्ग डिस्टेंसेस को भी लिंक किया गया है थ्रू रोड्स, ओके। अब यहाँ पर भी यही सब एक्सप्लेन किया गया था रोड ट्रांसपोर्ट में। देखो यहाँ पे बताया कि डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, और यहाँ पे वही है कि रोड कंस्ट्रक्शन में हैवी एक्सपेंडिचर लग जाता है। लॉन्ग डिस्टेंसेस लिंक्स इन फॉर्म ऑफ मोटरवेज, ऑटोबाहन्स एंड इंटरस्टेट हाईवेज फॉर स्पीडी मूवमेंट, तो स्पीडी मूवमेंट के लिए इसके थ्रू। और ऑटोबाहन जिसको कहते हैं जर्मनी में, ओके। अब यहाँ पर द वर्ल्ड्स टोटल मोटरेबल रोड लेंथ इज अबाउट 15 मिलियन किलोमीटर्स। जो टोटल मोटरेबल रोड लेंथ है ना वो 15 मिलियन किलोमीटर्स है। और जो चीज याद रखने वाली है वो ये है कि नॉर्थ अमेरिका जो है उसकी 33% रोड डेंसिटी है, जो कि हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड, ओके। और दूसरी चीज यहाँ बताई गई है द हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन द कॉन्टिनेंट इन एज कंपेयर टू यूरोप। और इस कॉन्टिनेंट में नॉर्थ अमेरिका में जो है ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स रजिस्टर हुए हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न यूरोप। अब आगे हमारे पास है हाईवेज। अब देखो हाईवेज की जो इंपॉर्टेंस है ना, सबसे पहले तो 80 मीटर वाइड होते हैं, इनमें ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स एंड डुअल कैरीवेज होते हैं, ओके। फिर मेटल रोड्स कनेक्टिंग डिस्टेंट प्लेसेस, देन अनऑब्स्ट्रक्टेड पाथ ऑफ ट्रैफिक। अब देखो हाईवेज पे ना हमें अनऑब्स्ट्रक्टेड पाथ मिलता है, हमारे बीच में ऑब्स्टेकल्स नहीं आते हैं, तो हम एक अपने वन गो में चल सकते हैं। अब आगे बताया गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है, हर सिटी पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड है थ्रू हाईवेज। आगे चलते हैं तो यहाँ पर बताया गया है अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ ट्रैफिक होता है, वेल कनेक्टेड है। देन यहाँ हमारे पास है नॉर्थ अमेरिकाज हाईवे डेंसिटी जो है वो है हमारे पास 0.65 किलोमीटर्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ये उसकी डेंसिटी है। एवरी प्लेस 20 किलोमीटर सिटीज ऑफ पैसिफिक, एक सेकेंड। अब हम इसको यहाँ से देख लेते हैं, जो स्पेसिफिकली एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका की डेंसिटी है ना वो 0.65 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर है, जिसका मतलब कि एवरी प्लेस इन विद इन 20 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम हाईवे, ओके। इसके डिस्टेंस के अंदर अंदर ही हर प्लेस यहाँ पर पड़ती है।
आगे चलते हैं तो यहाँ बताया हुआ है कि सिटीज ऑफ द पैसिफिक कोस्ट आर वेल कनेक्टेड विद दोज ऑफ अटलांटिक कोस्ट। यहाँ डायग्राम के थ्रू भी मैंने समझाया है ये जो हाईवे, यस, पैसिफिक कोस्ट की कंट्रीज अटलांटिक कोस्ट जैसे कि मेक्सिको है, कनाडा है, ये सारी प्लेसेस एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड है। वेल कनेक्शन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला है। आगे यहाँ पर बताया गया है सिटीज लोकेटेड इन पैसिफिक कोस्ट आर वेल कनेक्टेड दोज ऑफ अटलांटिक कोस्ट लाइक वाई कनाडा इन नॉर्थ आर लिंक विद मेक्सिको इन साउथ, जो मैंने आपको बता दिया अपनी डायग्राम के थ्रू। आगे हमारे पास आ गया ट्रांस कनेडियन हाईवे। ओके, ट्रांस कनेडियन हाईवे मैंने यहाँ पे लिखा होगा, यस। ट्रांस कनेडियन हाईवे जो है ना वैंकूवर इन द वेस्ट कोलंबिया, ठीक है, वैंकूवर को ज्वाइन करता है सेंट जॉन सिटीज इन न्यू फाउंडलैंड। ये सेंट जॉन सिटी है न्यू फाउंडलैंड में, तो ये ट्रांस कैनेडियन रेलवे वैंकूवर को सेंट जॉन सिटी से ज्वाइन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास आ जाता है अलास्कन हाईवे जो कि एडमॉन्टन को एनकरेज से, एडमॉन्टन है कनाडा में, एनकरेज है अलास्का में, इन दोनों को ज्वाइन करता है। ये आप अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए ताकि आप मेमोराइज कर पाए। फिर हमारे पास आ जाता है पैन अमेरिकन हाईवे। ये पैन अमेरिकन हाईवे ज्वाइन करता है 3 जगहों को जो है नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड कनाडा। ओके, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड कनाडा, मतलब अगर ये इस तरह से है तो ऊपर से नीचे तक पूरी वेल कनेक्टिविटी देता है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवे ये 4 जगहों को कर रहा है जो कि है डार्विन, टेनेंट क्रीक, अलाइस स्प्रिंग एंड मेलबोर्न। अब ये सारी जगहें सुन के ही आपको आइडिया लग जाएगा कि जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया में लाइक यहाँ पर रशिया की बात आ जाती है कि यहाँ पे डेंस है, सबसे ज्यादा डेंसर नेटवर्क है हाईवेज का। इसमें एग्जाम्पल है मॉस्को व्लादिवोस्टोक हाईवे जो कि है ईस्ट में, इसका जोग्राफिकल एरिया ज्यादा है रशिया का। इसी वजह से ना यहाँ पर हाईवेज की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी यहाँ पर रेलवेज की है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए रेलवेज ज्यादा इफेक्टिव है। चाइना की बात करें तो हाईवेज ने क्रिस क्रॉस किया हुआ है कॉन्टिनेंट को, ये सारी इसकी जगहें हैं, इनको लिंक किया हुआ है। ओके, आगे अगर हम चले तो इंडिया में मेजर सिटीज एंड टाउन्स जो हैं वो ज्वाइन किए गए हैं। अब आगे देखो यहाँ पर आपका मेंशन है NH7 जो कि है वाराणसी टू कन्याकुमारी, बट अब हो गया है NH44 जो कि है श्रीनगर टू कन्याकुमारी। अब ये हमारा लार्जेस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया है। ये हमें समझ आ गई। देखो यहाँ पे NH7 है ना, बट हमारा अब NH44 हो गया है। यू कैन आस्क योर टीचर कि आप एग्जाम में कौन सा स्पेसिफिकली लिख के आ सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी यू शुड मेंशन बोथ, दोनों मेंशन कर कर आओ कि अर्लियर NH7 था, बाद में NH44 हुआ। ओके, फिर यहाँ पर हमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया गया है जो है सुपर एक्सप्रेसवे। ओके, ये किस किस को लिंक करता है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहली बात ये मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद को लिंक करता है। अब ये कैसे लर्न कर सकते हो आप, CM का न्यू हाउस, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, इस तरह से ये आपका एक निमोनिक है CM का न्यू हाउस। आगे अब हम चलते हैं तो आगे हमारे पास अब हम एग्जाम्पल आ जाता है अफ्रीका का। अफ्रीका में है अल्जीरिया टू कॉन्क्रे। ओके, देन हमारे पास आ जाता है केप टाउन टू कैरियो। ये बताया गया है एल्ग्रे टू कॉन्क्रेन, केरियो कनेक्टेड टू केप टाउन। तो जो भी इसके अंदर लिखा गया है मैं वही आपको समझा रही हूँ थ्रू नोट्स। फिर आ जाता है बॉर्डर रोड्स। अब देखो बॉर्डर रोड्स आर लेड अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज, प्रोवाइड करता है डिफेंस। मेजर रोल इसका यही है, इंटीग्रेटेड पीपल इन रिमोट एरियाज टू मेजर सिटीज, एक इसका ये भी रोल है। एक और जो इसका रोल है वो ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू बॉर्डर विलेजेस एंड मिलिट्री कैंप्स। ओके, ये इसके कुछ यूजेस हैं। बॉर्डर रोड्स देखो, ट्रांसफर गुड्स, बॉर्डर विलेजेस, बॉर्डर मिलिट्री कैंप्स, तो ये चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन करी जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया है। फिर बात कर देते हैं हम रेलवेज की। अब देखो जो रोडवेज की हमने बात करी सबसे पहले रोड्स की, तो इसमें डेंसिटी याद रखना किसकी सबसे ज्यादा हाई है, तो इसमें है नॉर्थ अमेरिका की सबसे ज्यादा हाई। आगे चलते हैं हम, तो जब हमने बात करी हाईवे की तो रशिया डेंस हाईवे नेटवर्क है रशिया। एक और चीज जो याद रखना कि नॉर्थ अमेरिका की डेंसिटी किसकी हाई है,
डेंसिटी यहाँ पर हमारी हाई हो जाएगी, नॉर्थ अमेरिका की हाईवे डेंसिटी इज हाई अबाउट 0.65 किलोमीटर्स, और रशिया का डेंस हाईवे नेटवर्क है इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स के आसपास। अब ये देखो, ये हमें बताया गया है टोटल लेंथ ऑफ रेलवेज की। रेलवेज पढ़ने से पहले आप एक बार ये भी चेक कर सकते हो, बट अब पर्टिकुलरली हम रेलवेज की बात कर लेते हैं। देखो रेलवेज यहाँ पर तो बल्कि गुड्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज किया जाता है। आजकल कम्यूटर ट्रेन्स चलती हैं यूके में, यूएसए में, जापान में, एज वेल एज इंडिया में। 13 लाख किलोमीटर्स रेलवे ओपन है आज ट्रैफिक के लिए। आगे अगर मैं बात करूँ रेलवेज की, तो जो रेलवे गॉर्जेस होता है ना, जो ट्रैक है, ये 3 तरह का होता है, ब्रॉड, स्टैंडर्ड एंड मीटर। ब्रॉड गॉज होता है 1.5 मीटर, अबव भी हो सकता है। स्टैंडर्ड 1.44 मीटर एंड मीटर गॉज इज फॉर 1 मीटर। अब यूरोप का मोस्ट डेंस रेलवे नेटवर्क है जो है 4,44,000 किलोमीटर्स। और एक और अगर मैं बात करूं इसकी जो एक और अगर मैं बात करूं इसके फीचर की, वो है कि ये डबल ट्रैक्ड है, मल्टीपल ट्रैक्ड है। बेल्जियम में हाईएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ 1 किलोमीटर रेलवे है हर 6.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर। फिर यहाँ पर बात किया हमने रेल हेड्स। जो रेल हेड्स की बात करें तो रेल हेड्स है हमारा लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान। आगे चलते हैं हम रेलवेज पर। हम यहाँ पर बात कर रहे थे कम्यूटर ट्रेन्स के बारे में, हमने पढ़ लिया 13 लाख किलोमीटर्स ये इन रेगुलर चलता है। यूरोप का मोस्ट डेंस रेलवे नेटवर्क है 1,40,000 है। Yes, here I have mentioned 44, but it's 40. Okay, 4,40,000 kilometers, but you can also recheck it from your latest source of NCERT. फिर आ जाता है हमारे पास बेल्जियम। बेल्जियम में 1 किलोमीटर रेलवे सबसे ज़्यादा डेंस है एवरी 6.5 स्क्वायर किलोमीटर्स में। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेल हेड्स आ जाते हैं हमारे लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन एंड वॉर्सा। Then passenger transport is most important than freight in many of these countries. Underground railways जो है वो important है पेरिस एंड लंदन एंड पेरिस में। चैनल टनल, नाउ वन मेमोरी रिलेटेड विद दिस इज कि हमारे जो सैम्पल पेपर था, देयर वाज सेम क्वेश्चन चैनल टनल वाला, एंड इन बोर्ड्स सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड। वो सैम्पल पेपर सीबीएसई जो रिलीज करती है वो था। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पास्ट ईयर भी है। तो चैनल टनल ऑपरेट होती है यूरो टनल ग्रुप के द्वारा, थ्रू इंग्लैंड कनेक्ट करती है लंदन को पेरिस से। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन्स आर नाउ not lost their importance, quicker and more flexible transport system of air and roadways। तो मेन तो देखो चैनल टनल है, यूरो टनल ग्रुप इसको ऑपरेट करता है, लंदन से पेरिस को कनेक्ट करती है। अब यहाँ पर आगे बात की गई है रशिया की। अब देखो रशिया में 90% ऑफ टोटल ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पर भी बताया गया है, लेकिन रशिया जो 90% ऑफ टोटल ट्रांसपोर्ट है ना, वो लाइक वेरी डेंस है वेस्ट ऑफ यूरल्स में। मॉस्को इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेल हेड विद मेजर लाइन्स रेडिएटिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज वास्ट जोग्राफिकल एरिया। अंडरग्राउंड रेलवेज एंड कम्यूटर ट्रेन्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन मॉस्को। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। नॉर्थ अमेरिका की खासियत ये है कि मोस्ट एक्सपेंसिव 40% जो वर्ल्ड ट्रेड है ना, देखो मोस्ट एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क्स जो है, जो क्योंकि ये 40% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड में हेल्प कर रहा है। इंडस्ट्रियल्स, अर्बन रीजन, ईस्ट, सेंट्रल, ये सारे जो यहाँ पर मैंने आपको इम्पोर्टेंट रीजन्स बताए हैं। द रेलवेज आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस बल्कि फ्राइट लाइक ओर्स, grains, timbles and machinery. Then for passengers, the most dense rail network is found in highly industrialized and urbanized regions of East Central USA and adjoining Canada. कनाडा में बताया गया है कि रेलवेज आर इन पब्लिक सेक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर स्पार्सली। पब्लिक सेक्टर में है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे कैरी बल्क, व्हीट एंड कोल टनेज। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 40,000 किलोमीटर्स है रेलवे, उसमें 25% जो है वो फाइंड करते हैं हम इन न्यू साउथ वेल्स अलोन। और जो वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवेज है ना, वो रन करता है अक्रॉस द कंट्री थ्रू फ्रॉम पर्थ टू सिडनी। न्यूजीलैंड रेलवे आर मेनली इन नॉर्थ आइलैंड सर्व द फार्मिंग एरियाज।
इन साउथ अमेरिका जो रेल नेटवर्क्स है ना, मोस्ट डेंस है इन टू रीजन्स, जो कि है पंपास of Argentina and coffee growing region of Brazil, which together accounts for 40% of South America's total route length. Only Chile among the remaining countries has a considerable route length linking coastal centers with the mining centers. आगे हमारे पास ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रूट यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। एशिया की बात करें तो डेंस है हमारे जापान में, चाइना में और इंडिया में। Other countries have relatively few rail routes, while West Asia is least developed in rail facilities because of vast deserts and sparse population in regions. अफ्रीका की बात करें तो 40 किलोमीटर ऑफ रेलवे है। साउथ अफ्रीका उसमें से 18,000 जो है किलोमीटर ऑफ रेलवे में अकाउंट करता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। सबसे पहले ये बनाए किस लिए गए थे, तो पहले ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे होते क्या है, तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे वो रेलवे है जो कि कॉन्टिनेंट के दो डिफरेंट एंड्स को, ठीक है, आपस में मिलाते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। अब ये बनाए गए थे इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो सके डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस कनेडियन रेलवे के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो देखो इसकी लेंथ देख लो, 7050 किलोमीटर है। स्टेशन हालिफैक्स टू वैंकूवर, ओके, हालिफैक्स से जाता है वैंकूवर तक। हालिफैक्स है ईस्ट में, वैंकूवर है पैसिफिक कोस्ट में। अब ये पास किससे करता है, मॉन्ट्रियल, ओटावा एंड कैलगरी, जो यहाँ पर मेंशन है, मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग एंड कैलगरी। अब कुछ इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1886 में ये कंस्ट्रक्ट होता है। देन पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट टू मेक ब्रिटिश कोलंबिया ऑन वेस्ट कोस्ट टू ज्वाइन फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब ये बनाया गया था एक एग्रीमेंट के रिजल्ट में, जो कि ये था कि हमें ब्रिटिश कोलंबिया को, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया ऑन वेस्ट कोस्ट को ज्वाइन करना है विद द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ये यहाँ पर भी मेंशन किया गया है एग्रीमेंट के बारे में। आगे चलते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इसके जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है ना, इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस भी बढ़ने लगी, क्योंकि ये कनेक्ट करता है क्यूबिक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन को विद व्हीट बेल्ट ऑफ पेरेरीज रीजन। ओके अब देखो यहाँ पे मैंने इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, ये तीन रीजन्स को ज्वाइन करता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल रीजन है हमारे पास मॉन्ट्रियल, इसको ज्वाइन करता है विद परेरीज रीजन है। लेट मी यस, परेरी रीजन्स है, परेरी रीजन जहां पर होती है व्हीट, इनको कनेक्ट करता है फर्दर विद कार्निफोरस फॉरेस्ट के साथ। तो मेनली मॉन्ट्रियल, पेरेरीज एंड कार्निफोरस, इन तीन जगहों को देखो। यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटीज की दो जगहें होगी, वेरास इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सोर्सेज के साथ ज्वाइन करता है। आगे अगर हम चलें इसके और इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, सो एक लूप लाइन है, ओके, एक लूप लाइन है फ्रॉम विनिपेग From Winnipeg to Thunder Bay, Lake Superior connects rail line with one important waterways of the world. This line is economic artery of Canada. यही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि विनीपेग से थंडर बे वाली में लेक सुपीरियर को ज्वाइन करवाता है, जो कि कनेक्ट करती है रेल लाइन विद द वाटरवे। अब जो ये रेल लाइन अब कनेक्ट हो गई है वाटरवे के साथ भी, ये इसको बना देता है इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा। अब हम बात करते हैं यूनियन पैसिफिक रेलवे की, जो कि कनेक्ट करता है न्यूयॉर्क विद सैन फ्रांसिस्को के, न्यूयॉर्क को कनेक्ट करता है सैन फ्रांसिस्को के साथ। ये इसके मेजर स्टेशन दिए हुए हैं, वैल्यूएबल एक्सपोर्ट्स हैं इसकी ओर्स, ग्रेन्स, पेपर, केमिकल्स एंड मशीनरी। इसके ये सारे आप स्टेशंस भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। मेजर यहाँ पर लाइंस भी कुछ हैं इसकी। देन हमारे पास आ जाता है ओरिएंट एक्सप्रेस। अब ओरिएंट एक्सप्रेस जो है हमारे, वो पेरिस टू इस्तांबुल जाती है, पेरिस टू इस्तांबुल। जर्नी टाइम जो है वो है 96 आवर्स
as against 10 days by the sea routes. यहाँ पर 96 आवर्स लगते हैं थ्रू दिस रेलवे एंड 10 डेज लगते हैं थ्रू द सी रूट्स। अब यहाँ के जो चीफ एक्सपोर्ट्स हैं वो है हमारे पास बेकन, ओट्स, वाइन, फ्रूट्स एंड चीज एंड मशीनरी। अब प्रपोजल, अब देखो यहाँ पर एक प्रपोजल आया है टू बिल्ड अ ट्रांस एशियाटिक रेलवे लाइन जो कि लिंक करेगी इस्तांबुल विद बैंकॉक वाया ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार। अब हम बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की। तो ये चीपर है, ओके। फ्रिक्शन ऑफ वाटर भी कम होता है एज कंपेयर टू फ्रिक्शन ऑफ लैंड। एनर्जी कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज लोअर। अब देखो दो तरह के होते हैं, एक तो सी रूट्स है, एक तो इनलैंड वाटरवेज है। अगर इसके पाथ की बात करें, डू नॉट रिक्वायर्ड रूट कंस्ट्रक्शन, चीप इसीलिए भी है वन रीजन कि इसमें कोई रूट नहीं बनाना पड़ता हमें। ओशंस आर लिंक्ड विद ईच अदर, नेगोशिएबल शिप्स ऑफ वेरियस साइजेस। अब यहाँ पे शिप्स भी हमें बहुत सारे साइजेस की मिल जाती है। सी रूट्स के कुछ फीचर्स देखें तो ट्रांसफरेबल इन ऑल डायरेक्शंस, सारी डायरेक्शंस में जा सकता है। ओशंस वास्ट को कहा गया है वास्ट स्मूथ हाईवेज, ओके। नो मेंटेनेंस कॉस्ट, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट हमें इसमें नहीं चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन इनटू रूट वेज बिटवीन सी गोइंग वेसल्स इन डेवलप्ड कंट्रीज। अब ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं रूट वेज में, ओके। आगे चलते हैं, इसको अगर हम कंपेयर करें लैंड और सी से तो ओशन जो है वो चीपर है। मीन्स ऑफ कैरिंग हॉलेज, हॉलेज को अगर हमें कैरी करना हो, अगर हैवी चीजों को भी कैरी करना हो तो जो ये सी है ना, वाटरवेज, ये ज्यादा हमारे प्लॉजिबल है। मॉडर्न पैसेंजर एंड लीनियर शिप्स आर इक्विप्ड विद रडार, रडार से है वायरलेस एंड अदर नेविगेबल एड्स। अब ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जो यहाँ पर लिखा गया है। सी रूट्स का भी हमने कर लिया। फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट सी रूट। सबसे पहले है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट्स। अब इसकी जो विशेषता है वो देख लो। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड फॉरेन ट्रेड जो है यहीं से हो रही है। इसको बिग ट्रंक रूट भी कहते हैं। एमसीक्यूज में है पीछे क्वेश्चन, तो कंफ्यूज मत हो जाना नॉर्थ और साउथ अटलांटिक में। तो नॉर्थ अटलांटिक को कहा जाता है बिग ट्रंक रूट। यहाँ पर भी हम एक्सप्लेनेशन में भी देख लेते हैं इसको। ये देखो यहाँ पर क्या है, बिग ट्रंक रूट इसको कहा जाता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इससे होती है। इट लिंक्स नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए विद नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए को ज्वाइन करता है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप से, द टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। द फॉरेन ट्रेड ओवर दिस रूट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड। अगर हम पूरे वर्ल्ड की जो फॉरेन ट्रेड है वो कंबाइन कर देना, फिर भी जो हमारा नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है इसके फॉरेन ट्रेड ज्यादा ही आएगी, क्योंकि 1/4 जो ट्रेड है वो अकेले इस रूट से हो रही है, वो हम पढ़ चुके हैं। फिर हमारे पास आ जाता है मेडिटेरेनियन इंडियन सी ओशन। जो ये सी रूट है पास करता है हार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड सर्व्स मोर कंट्रीज देन पीपल, सर्व मोर कंट्री एंड पीपल देन एनी अदर रूट। तो बिग ट्रंक रूट की विशेषता है कि सबसे ज्यादा ट्रेड यहाँ से होती है। 1 सेकेंड, सबसे ज्यादा ट्रेड इस रूट से होती है। और मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन से ये है कि ये सबसे ज्यादा, ओके, सबसे ज्यादा पीपल को एज वेल एज कंट्रीज को सर्व करता है एज कंपेयर टू एनी अदर रूट। यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं पोर्ट सीड एंड एडन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर आर सम ऑफ द important ports on this routes. The construction of Suez Canal has greatly reduced the distance and time compared to earlier routes through Cape of Good Hope. अब यहाँ पर हम बात करेंगे केप ऑफ गुड होप के, जहाँ जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब स्वेज कैनाल बनी ना, उसके बाद से केप ऑफ गुड होप जिसे रूट्स लंबे पड़ने लग गए। अब यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ये सब, देखो मेडिटेरेनियन इंडियन सी रूट का भी, पोर्ट सेड, अडेन, मुंबई, सिंगापुर, इसके सारे जो है यहाँ पर इसके मेजर एरियाज बता दिए गए हैं। और जो ये केप ऑफ गुड होप है ये भी वेस्टर्न यूरोप, वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इस सबको ज्वाइन करता है। तो अब हम बात करते हैं अबाउट द केप ऑफ गुड होप सी रूट। अब ये भी एक सी रूट है। अब इसको केप ऑफ गुड होप बोलने का भी कोई रीजन है, क्योंकि जो ये रूट है ना, इसकी बेसिक
जो इम्पोर्टेंस है वो ये है, ये अटलांटिक ओशन में है। सबसे पहली बात, ये कनेक्ट करता है वेस्ट यूरोपियन एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज को। ओके, जो ये वेस्ट यूरोपियन एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है ना, इनको कनेक्ट करता है विद ब्राजील, अर्जेंटीना एंड यूरुग्वे इन साउथ अमेरिका। द ट्रैफिक इज फार लेस ऑन दिस रूट। जो ट्रैफिक है यहाँ पर लेस होता है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड डेवलपमेंट ऑन द पॉपुलेशन इन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। ओनली जो सदर्न ब्राजील है और जो प्लाटा एस्चुरी है ना साउथ अफ्रीका में, वहां पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, बाकी कहीं पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है ही नहीं। और देर इज ऑल्सो लिटिल ट्रैफिक ऑन द रूट बिटवीन रियो डी जनेरियो एंड केप टाउन बिकॉज बोथ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका हैव सिमिलर प्रोडक्ट्स। अब दूसरा रीजन ये है कि देखो, जैसे अब यहाँ पर रियो डी जनेरियो है, ठीक है, और जो केप टाउन है, उस रूट पे ट्रैफिक हमें कम क्यों मिलता है? क्योंकि इन दोनों जगहों पर ही सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आगे चलें तो जो ट्रेड है ना नॉर्थ पैसिफिक ओशन में मूव्स बाय सेवरल रूट्स विच कवरेज एज होनोलुलु। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज है कि होनोलुलु को भी ये कवर करता है। और जो डायरेक्ट रूल है ऑन ग्रेट सर्कल लिंक्स वैंकूवर एंड योकोहामा एंड रिड्यूसिंग द ट्रैवलिंग डिस्टेंस 2480 किलोमीटर बाय हाफ, मतलब इसको हाफ कर देता है ये रूट। आगे हमारे पास अब आ गया है नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। अब देखो, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है अबाउट दिस केप ऑफ गुड होप, उसके आप साइड बाय साइड आप इसको नोट्स के थ्रू भी इसको आप चेक कर सकते हो। आगे अब हम चलते हैं अपने साउथ नॉर्थ पैसिफिक सी रूट पर। अब ये सी रूट है ना, ये लिंक करता है पोस्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका विद दोज ऑफ एशिया। These are Vancouver, Seattle, Portland, San Francisco, and Los Angeles on American side, Yokohama, Kobe, Shanghai, Hong Kong, Manila, and Singapore in the एशियन साइड। अब आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, डू वी हैव टू रिमेंबर ऑल? तो इसका आंसर है नो। इतना डीप में बोर्ड्स में नहीं पूछा जाता। फॉर सीयूईटी यू हैव टू, और सीयूईटी में इजी हो जाएगा आपके लिए क्योंकि आप ऑलरेडी बोर्ड्स के लिए सब पढ़ चुके होंगे। तो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, एडिशनल चीजें हैं, वो सीयूईटी के लिए करो, बट बोर्ड्स के लिए इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। कुछ चीजें हैं कि जैसे मैंने आपको पहले रेलवे स्टेशंस बताए, रेलवे कॉन्टिनेंटल रेलवेज बताए, तो उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट वो पता होना चाहिए। वो क्योंकि वो चीजें क्वेश्चन में आ जाती है जो कि पूरी अच्छे से मार्क्ड है। अब फॉर अ ह्यूमन माइंड इतना कुछ लर्न करना इजी नहीं है, इसीलिए सिर्फ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होना वो लाइक इज मोर देन सफिशिएंट। बिकॉज ऐसा कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा कि साउथ पैसिफिक रूट इसमें से किस सिटी में से होकर नहीं निकलता, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बेसिक चीजों से क्वेश्चन आएगा, जो आपके टीचर्स आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, उन्हीं चीजों में से क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो जो ये साउथ पैसिफिक सी रूट है ना, ये कनेक्ट करता है वेस्ट यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से एंड स्कैटर्ड पैसिफिक आइलैंड्स वाया पनामा कैनाल। तो पनामा कैनाल के थ्रू होता है। रूट्स को हम यूज करते हैं हांगकांग, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया पहुंचने के लिए भी। द डिस्टेंस इज कवर्ड बिटवीन पनामा एंड सिडनी इज 12,000 किलोमीटर। ठीक है, 12,000 किलोमीटर है। फिर अब हम बात करते हैं कोस्टल शिपिंग की। अब देखो, यहाँ पर बोला गया है कि ऑब्वियस है कि वाटर ट्रांसपोर्ट चीपर मोड है, वाइल जो ओशनिक रूट्स है वो कनेक्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज को। कोस्टल शिपिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है अलोंग द कोस्ट लाइन। जैसे कि यूएस से हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, शेंजन स्टेट्स है जो यूरोप की, वो भी बहुत ज्यादा सूटेबल प्लेसेस है कोस्टल शिपिंग के लिए। अब अगर शिपिंग कैनाल की बात आती है तो स्वेज एंड पनामा कैनाल एक लाइक मैन मेड नेविगेबल कैनाल्स या फिर वाटरवेज हैं विच सर्व एज द गेटवे ऑफ कॉमर्स फॉर बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड्स। देखो, जैसे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें होती है ना, ये दोनों ही स्वेज एज वेल एज पनामा, ये जो स्वेज वाला पैराग्राफ है एंड जो पनामा वाला पैराग्राफ है, फ्रॉम दिस यू कैन नॉट स्किप एनीथिंग, क्योंकि ये फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स में आ जाता है। अब हम बात करते हैं अबाउट स्वेज कैनाल। अब देखो, स्वेज कैनाल की सबसे पहले तो लोकेशन आपको क्लियर होनी चाहिए दैट ये स्वेज कैनाल इजिप्ट में है। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है बिटवीन ओके पोर्ट सेड एंड पोर्ट स्वेज। पोर्ट सेड जो कि नॉर्थ में है एंड पोर्ट स्वेज जो कि साउथ में है। ठीक है, इसको कट कर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, कैनाल बनाई गई है। अब जरूरत क्या पड़ी थी कैनाल बनाने की, वो आप यहाँ पर अगर बुक में वर्ल्ड मैप देखेंगे ना, इट्स ऑन योर पेज नंबर 78। अब यहाँ पर देखो, एक तरफ है मेडिटेरेनियन सी,
एक तरफ है रेड सी। ओके, सो इन दोनों सीज को जिस पॉइंट ने ब्लॉक किया है वो ये वाला पॉइंट है, एंड इसी पॉइंट को फर्दर कन्वर्ट किया गया इन अ कैनल। ओके, तो इसके एक तरफ था पोर्ट सेड, एक तरफ था पोर्ट सेड, एक तरफ था पोर्ट स्वेस। ओके, सो यहां पर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। और अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताऊं तो ये कंस्ट्रक्ट किया गई इन 1869 between Port Said and Port Suez, लिंकिंग मेडिटेरेनियन एंड रेड सी। अब ये यूरोप को एक न्यू गेटवे देती है टुवर्ड्स इंडियन ओशन, और ये रिड्यूस करती है डायरेक्ट सी रूट डिस्टेंस बिटवीन लिवरपूल एंड कोलंबो कंपेयर टू केप ऑफ गुड होप। हमने ये चीज पढ़ी भी थी दैट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैनाल्स अब हम अब जो केप ऑफ गुड होप है उसको कम उस पर ट्रैवल किया जाता है बिकॉज इट्स अ लॉन्गर डिस्टेंस। इट इज अ सी लेवल कैनाल, एक सी लेवल की कैनल है। ओके, अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें तो 11 to 15 मीटर डीप है, 160 किलोमीटर की है। अब देखो, जो मैंने आपको ऊपर चीजें नहीं इंपॉर्टेंट है, हर एक नाम याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये डिटेल्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी के लिए तो इट वुड बी अ सेवियर बिकॉज यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बोर्ड्स के लिए भी ये सेवियर हो सकता है, अगर जो हॉट क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आ सकते हैं। सो 160 किलोमीटर्स की है, 11 to 15 मीटर डीप है, और इट इज विदाउट लॉक्स। तो ये सीयूटी में क्वेश्चन आ सकता है विच कैनल इज विदाउट लॉक सिस्टम। आगे चलते हैं तो इट टेक्स 10 to 12 आवर्स टू क्रॉस दिस कैनल। इस कैनल को क्रॉस करने के लिए 10 to 12 आवर्स लग जाते हैं। दूसरा, अगर इसका ड्रॉबैक मैं बताऊं तो इसके जो टोल्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई है, इसीलिए अभी भी कुछ लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं केप ऑफ गुड होप से जाना। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या चीज है, चीपर टू गो बाय केप ऑफ गुड होप। A railway follows this canal to Suez, and from Islamia there is a branch line to Cairo. A navigable freshwater canal from Nile also joins Suez Canal to Ismailia, to a freshwater टू पोर्ट सेज एंड स्वेज। अब ये यहाँ पर रूट बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि एक रेलवे फॉलो करता है कैनल को स्वेज तक, एंड इस्माइलिया, इस्माइलिया एक जगह है, वहां पर एक ब्रांच लाइन जाती है टू कैरो। अ नेविगेबल फ्रेश वाटर कैनल फ्रॉम नाइल ऑल्सो ज्वाइन द, मतलब इसकी जो ज्वाइन काफी चीजें इसको करती हैं। अब अगर हम आए पनामा कैनाल में तो पनामा कैनल जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो ये बीच का पॉइंट है ना, पनामा सिटी एंड कैनल, इसमें कटिंग कर कर यहाँ बनाई गई है पनामा कैनाल। अब ये अंडरटेकिंग ली गई यूएस के गवर्नमेंट के द्वारा। अब यूएस के गवर्नमेंट ने क्या किया, इस साइड पर भी एंड इस साइड पर भी 8 किलोमीटर्स की जो जगह है वो बाय कर ली, एंड उसको नेम दे दिया एज कैनल जोन। ओके, यहाँ पर भी ये चीजें लिखी गई हैं कि 8 किलोमीटर एरिया ले लिया और उसको नेम किया कैनल जोन। अब जो ये कैनल है ना, ये 72 किलोमीटर्स की है एंड इन्वॉल्व्स अ वेरी डीप कटिंग फॉर लेंथ 12 किलोमीटर्स। 72 किलोमीटर की है, डीप कटिंग करती है 12 किलोमीटर तक। इट हैज 6 डिफरेंट लॉक सिस्टम्स, 6 डिफरेंट लॉक सिस्टम्स है इसके अंदर। Ships cross the different levels and these locks before entering Gulf of Panama, and Gulf of Panama enter करने से पहले ये जो है जो इसके लॉक्स है ना वो क्रॉस करता है। ठीक है, 6 लॉक सिस्टम है। ये क्वेश्चन आ सकता है कितने लॉक सिस्टम है, तो यहाँ पर 6 लॉक सिस्टम है। अब यहाँ पर देखो, इट शॉर्टन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को बाय 13,000 किलोमीटर्स बाय सी। लाइकवाइज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड यूरोपियन and western coast of USA, Northeast Asia, Central USA and East and Southeast Asia is also shortened. अब जो economic significance है ना वो relatively less है than that of Suez. However, it is vital to the economies of Latin America. Now, our topic is inland waterways. तो सबसे पहले तो यहाँ पे बताया गया है कि inland waterways की importance क्या है, as well as कि रिवर्स हैं जैसे कि कैनल्स हैं, लेक्स हैं, कोस्टल एरियाज हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट वाटरवेज हैं सिंस इममेमोरियल। मतलब हमें याद भी नहीं है कि इतने पहले से ये है एज वेरी इंपॉर्टेंट वाटरवेज। आगे चल के देखें तो जो बोट्स हैं, स्टीमर्स हैं, ये भी यूज किए जाते हैं एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कार्गो एज वेल एज पैसेंजर्स।
फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो डेवलपमेंट हुई इनलैंड वाटरवेज में वो हुई ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। नंबर वन इज नेविगेबिलिटी। ओके, नेविगेबिलिटी में आ जाता है हमारा विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द चैनल। आगे चलते हैं। सो अनदर रीजन इज कॉन्टिन्यूटी इन वाटर फ्लो की कॉन्टिन्यूटी। अनदर इज ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी। रिवर्स आर द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो वहां पे रिवर्स मोस्ट प्रेवलेंट है एज वेल एज ओनली भी है। आगे यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक डेफिनेशन दी है जो कि आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। यहाँ बताया गया है कि रिवर वेज वर द मेन हाईवेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज इन द केस ऑफ इंडिया। कि जो ये रिवर वेज हैं ये थे हमारे मेन हाईवेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द केस ऑफ इंडिया स्पेशली। ठीक है, इंडिया के केस में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईवेज थे। आगे अब हम चलें तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सिग्निफिकेंस है ना रिवर्स की एज इनलैंड वाटरवेज फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड थ्रू आउट द डेवलप्ड वर्ल्ड। मतलब कि अब जो ये इनलैंड वाटरवेज है जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो भी रिकॉग्नाइज की जा रही है थ्रू आउट द डेवलप्ड वर्ल्ड। आगे यहाँ बताया गया है डिस्पाइट इनहेरेंट लिमिटेशन मेनी रिवर्स हैव बीन मॉडिफाइड टू एनहांस देयर नेविगेबिलिटी। अब देखो कुछ यहाँ पर हमारी लिमिटेशंस भी होती हैं बट स्टिल डिस्पाइट ऑफ द लिमिटेशंस भी रिवर्स को मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, उसमें इनहैंसमेंट की गई है। आगे देखो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं रिवर वाटरवेज के। अब ये नोट्स में भी मैंने जैसे राइन वाटरवे है इसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो। अब सबसे पहले तो जो राइन है ना वो फ्लोज करता है जर्मनी एंड नीदरलैंड के थ्रू। अब ये नेविगेबल है 700 किलोमीटर्स फ्रॉम रॉटरडैम। इसका माउथ नीदरलैंड में टू बेसल इन स्विट्जरलैंड। मतलब ये इसकी नेविगेबिलिटी दिखा रहा है कि कितने ज्यादा ये नेविगेबल है। नंबर वन इन्होंने बताया कि 700 किलोमीटर्स अगर हम जाएं रॉटरडैम से तो वहां पर भी ये नेविगेबल है। वेयर एज अगर हम माउथ की बात करें वो है नीदरलैंड में टू द बेसल इन स्विट्जरलैंड, तो ये नेविगेबल बहुत ज्यादा है। फिर देखो ओशन गोइंग वेसल्स कैन रीच अप टू कोलोजन। The Ruhr River joins the Rhine from east. It flows through a rich coal fields. सब और एक चीज की जो रूहर रिवर है ना वो ज्वाइन करता है राइन को ईस्ट से, ईस्ट डायरेक्शन से। दूसरे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया कि एक इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड जो है ना वो भी इसको ज्वाइन करती है एंड ये बन गया है अब एक प्रॉस्परस मैन्युफैक्चरिंग एरिया। द सेल्सडॉर्फ इज द राइन पोर्ट ऑफ द रीजन। द सेल्सडॉर्फ ये राइन पोर्ट है इस रीजन का। अब आगे बताया गया है कि ह्यूज टनेज मूव अलोंग द स्ट्रेच साउथ ऑफ रूहर। This waterway is world's most heavily used. Each year, more than 20,000 ocean-going ships, 2 lakh inland vessels exchange their cargoes. It connects. अब देखो यहाँ पर हमें पहले जैसे हमने बात करी कि जो ये वाला लाइक हमारा वाटरवे है ठीक है ये हेवीली यूज्ड है तो उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि हर साल यहाँ पर 20,000 ओशन गोइंग शिप्स 2 लाख इनलैंड वेसल्स अपने कार्गोस को एक्सचेंज करते हैं और ये कनेक्ट करता है इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट ये सब। फिर आ जाता है हमारे पास डैनुबे वाटरवे। अब जो ये डैनुबे वाटरवे है ना ये सर्व करता है ईस्टर्न यूरोप को और जो ये रिवर है ये राइज होता है ब्लैक फॉरेस्ट में और फ्लो करता है ईस्टवर्ड थ्रू मेनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में ये फ्लो करता है। आगे हमारे पास आ जाता है वोल्गा वाटरवे। वोल्गा वाटरवे जिसे अब यहाँ बताया गया है रशिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डेवलप्ड वाटरवेज ऑफ विच वोल्गा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर रशिया में द ओनली वाटरवे इज नॉट वोल्गा बट इम्पॉर्टेंट वाटरवे इज वोल्गा, इम्पॉर्टेंट है वोल्गा। आगे देखो इट प्रोवाइड्स अ नेविगेबल वाटरवे ऑफ 11,200 किलोमीटर्स
11,200 किलोमीटर्स का हमें नेविगेबल वाटरवे यहाँ पर मिल रहा है एंड ड्रेन्स इनटू कैस्पियन सी, ड्रेन हो रहा है कैस्पियन सी में। आगे चलो तो यहाँ पर देखो क्या है, एक वोल्गा मॉस्को कैनल है जो कि वोल्गा मॉस्को कैनल इसको ज्वाइन करती है मॉस्को से, वेराज वोल्गा डॉन कैनल इसको कनेक्ट करती है विद द ब्लैक सी। आगे हमारे पास आ जाता है ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस सीवे। अब यहाँ पर देखो जो ये लेक है ना, ये फॉर्म करता है एक यूनिक कमर्शियल वाटरवे इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अगर हम इसके दो पोर्ट्स की बात करें तो वो है डुलुच एंड बफलो। ओके, डुलुच एंड बफलो इसके दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है एयर ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फास्टेस्ट मीन्स है बट वेरी कॉस्टली, कॉस्टली भी ये है। प्रेफर किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंसेस में जब हमारे पास वैल्यूएबल गुड्स हो, वेयर एज हम कहें तो पेरिशेबल मटेरियल के लिए भी ये लाइक यूज किया जाता है और ये रीच कर सकता है इनअसेसिबल एरियाज को। ओके, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, स्नो हो गए, डेजर्ट्स हो गए, वहां पर थ्रू एयरवेज जाना इजी हो जाता है दो इट इज कॉस्टली। ये सब यहाँ पर बताया गया है अबाउट द एयर ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर देखो क्या है, एयरवेज ऑल्सो हैव ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। द एयर स्ट्राइक्स बाय यूएस एंड ब्रिटिश फोर्सेस इन इराक bears testimony to this fact. The airway network is expanding very fast. अब देखो यही एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि रेलवेज की और भी कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी रेलवेज की बताई है। यू कैन रीड दिस पैराग्राफ, बट जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि एट प्रेजेंट कोई भी प्लेस वर्ल्ड की मोर देन 35 आवर्स अवे नहीं है। दिस स्टार्टलिंग फैक्ट हैज बीन मेड पॉसिबल ड्यू टू पीपल हु बिल्ड फ्लाई एयरप्लेन्स। अब यहाँ पर देखो क्या है, ऑल्दो UK pioneered the use of commercial jet transport, USA developed largely post-war international civil aviation. यहाँ पे बताया गया है पाइनर्ड मतलब स्टार्ट किया था यूके ने द यूज ऑफ कमर्शियल जेट ट्रांसपोर्ट को। अब यहाँ पर देखो टुडे मोर देन 250 कमर्शियल एयरलाइंस ऑफर रेगुलर सर्विस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। रीसेंट डेवलपमेंट कैन चेंज फ्यूचर कोर्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कवर डिस्टेंस बिटवीन लंदन एंड न्यूयॉर्क विद इन 3.5 आवर्स। मतलब ये बताया जा रहा है कि कितनी ज्यादा डेवलपमेंट आजकल हो चुकी है। Then here is intercontinental air routes in northern hemisphere. अब northern hemisphere में क्या है? There is distinct east-west belt of intercontinental air routes. Dense network exists in eastern USA, western Europe, and southeast Asia. USA alone accounts for 60% of airways of the world. New York, London, Paris, Amsterdam, Frankfurt, Rome, Moscow, Karachi, New Delhi, Mumbai, Bangkok, Singapore, Tokyo, San Francisco, Los Angeles, and Chicago are nodal points where air routes coverage or radiate to all continents. तो यहाँ पर देखो यही इंपॉर्टेंट चीजें कुछ बताई गई हैं। यस, तो यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट चीजें कुछ बताई गई हैं। अफ्रीका और एशियाटिक पार्ट्स ऑफ रशिया, साउथ अमेरिका लैक इन एयर सर्विसेज। अब ये कुछ ऐसी जगहें हैं जो कि लैक करती हैं एयर सर्विसेज में, वेराज ये जो जगहें हैं इनकी जो एयर सर्विसेज हैं दीज आर गुड। आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट थिंग दैट इज पाइपलाइंस। पाइपलाइंस को यूज किया जाता है एक्सटेंसिवली टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड्स गैसेस, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, हमारा नेचुरल गैस हो गया, ये चीजें थ्रू पाइपलाइंस जो है ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है natural gas for an uninterrupted flow. Water supplied through pipelines is familiar to all. जैसे water है वो pipeline से ट्रांसपोर्ट होता है। फिर cooking LPG gas is supplied through pipelines in many parts of the world. आजकल तो इंडिया में भी you have noticed कि आपके घरों के पास भी ना बहुत ज्यादा गैस पाइपलाइंस जो है वो एस्टैब्लिश करी जा रही है। ओके, सो अब ये चीज इंडिया में भी प्रेवलेंट हो चुकी है।
Pipelines can also be used to transport liquefied coal. बेसिकली लिक्विड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो किसी भी चीज का लिक्विड फॉर्म हो, सो कोल भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है इन अ लिक्विफाइड फॉर्म। तो पाइपलाइंस कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रांसपोर्ट, ये हमें पता लग गया। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि जो न्यूजीलैंड है ना, वहां पर मिल्क को भी जो है पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है फार्म्स टू फैक्ट्रीज। ठीक है, फार्म से फैक्ट्रीज तक जो मिल्क है वो पाइपलाइंस में जाता है। आगे यहाँ पर अगर हम यूएसए की बात करें तो जो यूएसए में है ऑयल पाइपलाइंस है वहां पर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया हुआ है ऑयल पाइपलाइंस है जो कि प्रोड्यूसिंग एरियाज से कंज्यूमिंग एरियाज तक ऑयल को लेकर जाती हैं। फिर यहाँ पर एक आगे इंपॉर्टेंट बिग इंच पाइपलाइन। अब ये बिग इंच पाइपलाइन है हमारी गल्फ ऑफ कैरी करती है पेट्रोलियम को, पहले ये चीज जान लो, फ्रॉम ऑयल वेल्स। ठीक है, कहाँ के ऑयल वेल्स? गल्फ ऑफ मेक्सिको के। कहाँ लेकर जाती है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। अबाउट 17% ऑफ ऑल फ्राइट पर टन किलोमीटर इज कैरीज थ्रू पाइपलाइंस इन यूएसए। अब यहाँ पर और चीजें बताई गई कि जैसे कि यूरोप है, रशिया है, वेस्ट एशिया है, इंडिया है। पाइपलाइंस यहाँ पर यूज की जाती है टू कनेक्ट ऑयल वेल्स टू रिफाइनरीज। मतलब देखो यहाँ पर ऑयल वेल्स हैं, वेल से लेकर रिफाइनरी तक जो ऑयल है वो जाएगा थ्रू पाइपलाइंस। आगे अब यहाँ पर हमें बताया गया है पाइपलाइंस टू ईरान एंड ऑल्सो पार्ट्स ऑफ चाइना। एशिया ने एक्सटेंड करी है अपनी पाइपलाइंस ईरान को एज वेल एज चाइना के भी कुछ पार्ट्स को। अब ये एक प्रपोजल है, ये प्रपोज किया गया है कि ईरान इंडिया वाया पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल नेचुरल गैस पाइपलाइन विल बी लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। अब ये चीज अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है बट इट इज प्रपोज्ड कि हम ईरान टू इंडिया, ठीक है, पाइपलाइन बनाएंगे वाया पाकिस्तान जो जाएगी। ओके, ईरान टू इंडिया पाइपलाइन वाया पाकिस्तान एंड वो बनेगी द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। The next paragraph is on communication. अब यहाँ बताया गया है कि ह्यूमन बींग्स ने डिफरेंट मेथड्स यूज किए हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, ऑफ विच टेलीग्राफ एंड टेलीफोन वर इम्पोर्टेंट। टेलीग्राफ एंड टेलीफोन उसमें से इम्पोर्टेंट इमर्ज हुए। अब यहाँ बताया है कि जो टेलीग्राफ है वो एक इंस्ट्रूमेंटल था in the colonization of American West. During the early and mid 20th century, the American Telegraph and Telephone Company AT&T enjoyed a monopoly over USA's telephone industry. In fact, telephone become a critical factor in the urbanization of America. तो यहाँ पे हमें generally importance बताई जा रही है टेलीफोन की। Firms centralized their functions at cities headquarters and located their branch offices in small towns. Even today, the telephone is the most commonly used mode. In developing countries, the use of cell phones made possible by satellites is important for rural connectivity. आजकल के टाइम पे तो टेलीफोन्स इतने ज्यादा प्रेवलेंट हो गए हैं दैट दे हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ और दे हैव प्रूव टू बी अडिक्टिव टू। ओके, अब यहाँ बताया गया है टुडे देयर इज अ फिनोमिनल पेस ऑफ डेवलपमेंट। The first major breakthrough is the use of optic fiber cables. अब ये भी एक रेवोल्यूशन की तरह प्रूव हुआ। Faced with mounting competition, telephone companies all over the world soon upgraded their copper cable system include ऑप्टिक फाइबर केबल्स। ठीक है, तो ऑप्टिक फाइबर केबल्स फिर जो हमारी टेलीफोन कंपनीज है उन्होंने भी यूज करनी शुरू कर दी। दीज अलाउड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाटा टू बी ट्रांसमिटेड रैपिडली, सिक्योरली एंड एट वर्चुअली एरर फ्री। ये सारे इसके फायदे थे। आगे अब हमारे पास आ जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। टुडे इंटरनेट इज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ऑन द प्लैनेट कनेक्टिंग 1,000 million people in more than 100 countries. यहाँ बताया गया है कि जो कम्युनिकेशन होती है थ्रू सैटेलाइट वो इमर्ज हुई एज अ न्यू एरिया इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिंस 1970s। ये कोई आज या फिर कल की बात नहीं है, 1970s से चल रहा है। अब देखो क्या था, जब यूएसए एंड यूएसएसआर ने शुरू करी स्पेस रिसर्च, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स
जो है वो सक्सेसफुली डेवलप हो चुकी है अर्थ की ऑर्बिट पे टू कनेक्ट इवन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब विद लिमिटेड ऑन साइट वेरिफिकेशन। अब देखो यहाँ पर क्या है, दीज हैव रेंडर्ड द यूनिट कॉस्ट एंड टाइम ऑफ कम्युनिकेशन इनवेरिएंट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। दिस मीन्स it costs the same to communicate over 500 kilometers as it does over 5000 kilometers via satellite। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि कितनी ज्यादा कन्वीनियंट हो चुकी है हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन। फिर यहाँ बताया गया कि इंडिया ने भी बहुत ज्यादा ग्रेट स्ट्राइड्स करी हैं इन सैटेलाइट डेवलपमेंट, जैसे कि आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया ऑन 19 अप्रैल 1975। यहाँ पर डेट गलत दी हुई है, ईयर गलत दिया हुआ है, आई एम सॉरी। तो द ईयर इज 1975। भास्कर 1 को किया गया इन 1979, रोहिणी 1980s, 18 जून 1981 को एप्पल किया गया, वॉज लॉन्च्ड थ्रू एरियन रॉकेट। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो है ना, ये जो डेटा कौन सी सैटेलाइट विच ईयर में लॉन्च हुई, ये CUET के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, CUET के लिए यू मस्ट प्रिपेयर दिस वन। आगे चलते हैं तो हमारे पास इनसैट 1 का भी बताया गया है। देन साइबर स्पेस इंटरनेट। साइबर स्पेस जो है ना इज वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज स्पेस। इट इज encompassed by the internet such as the world wide web। ओके अब अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ल्ड है कम्युनिकेशन का और इंफॉर्मेशन असेस करने का ओवर कंप्यूटर नेटवर्क विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज द इंटरनेट साइबर स्पेस एग्जिस्ट एवरीवेयर। अब देखो इसको इंटरनेट की तरह भी रेफर किया जाता है और आप सबको पता है आज के टाइम पे कि इंटरनेट क्या है। ओके तो यहाँ पर बस इसके स्पीड के बारे में बताया गया है कि जो स्पीड है ना एट विच इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क हैज स्प्रेड इज अनप्रेसिडेंटेड in human history। There were less than 50 million internet users in 1995, फिर 400 मिलियन हो गए 2000 AD में and over 2 billion in 2010। In last few years there has been a shift among global users from USA to the developing countries। The percentage share of USA has dropped from 66 in 1995 to only 25 in 2005। Now the majority of world's internet users are in USA, UK, Germany, Japan, China and of course India। तो यही सब था। अब यहाँ आगे हमें बताया गया है कि एज बिलियंस यूज ऑफ इंटरनेट ईच ईयर, जो साइबर स्पेस है वो एक्सपैंड हो रही है और जो कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक एंड सोशल स्पेस है ना ह्यूमंस के थ्रू ईमेल, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई गवर्नेंस, इंटरनेट टुगेदर विद फैक्ट्स, television and radio will be accessible to more and more people cutting across place and time। It is these modern communication systems more than transportation that they have made concept of global village a reality। So that's it for this chapter। थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है ये बट आई होप कि मैंने आपको जिस तरह से समझाया आपको समझ आ गया हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, comment and subscribe to this channel। Thank you so much for watching।